हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, जो कि वॉइड मैरिजेस को लेकर मैंने बनाई थी। तो वॉइड मैरिजेस, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ऐसी शादियां जो शुरू से ही गलत हैं, जिनका लीगल एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं, कानून की नज़रों में वो कभी शादियां परफॉर्म हुई ही नहीं। तो आज बात करेंगे वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में और एंड में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कौन सी वॉइड मैरिजेस होती हैं और कौन सी वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। तो हिंदू लॉ की सीरीज मैंने शुरू करी है और जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले मैं कवर कर रही हूं और जिसकी ऑलरेडी 7 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूं, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। तो किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर किसी को जरूरत है और अगर आपके आसपास किसी को जरूरत है तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। वीडियोस आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का वीडियो है वॉइडेबल मैरिजेस को लेके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो ग्राउंड्स के बारे में बात करता है कि किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो कोर्ट जा सकते हैं अपनी शादी को नलिफाई कराने की, अगर उनकी शादी एक वॉइडेबल मैरिज है। अब ये जो वॉइडेबल मैरिज है, इसको अगर मैं जनरल सेंस आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेशन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन वॉइडेबल मैरिज का जो मतलब है वो ये है कि वो शादियां जो गलत परफॉर्म नहीं हुई है, जैसे कि वॉइड मैरिजेस में था कि वो वॉइड एब इनिशियो शुरू से ही गलत शादियां थी जो कभी परफॉर्म होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म हुई, लेकिन लॉ ने उसको कभी एक्सेप्टेंस दी ही नहीं और ना कभी उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो वो शादियां थी वॉइड मैरिजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे है वॉइडेबल मैरिजेस जो शुरू से गलत नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टीज के पास ऑप्शन है कि आपको वो शादी कंटिन्यू करनी है या आपको वो शादी जो है वो नलिफाई करानी है। वो आपके पास जो है वो ऑप्शन है और वो ऑप्शन ऐसा है कि आप जब कोर्ट में जाओगे तो आपको जो ग्राउंड्स बताए गए हैं इस एक्ट में कि किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो आप अपनी शादी नलिफाई कराना चाहते हो, वो ग्राउंड्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी शादी जो है वो नलिफाई हो जाएगी, आपको डिक्री ग्रांट हो जाएगी। अब वॉइडेबल का मतलब है कि जहां भी ऐसी शादी जो धोखाधड़ी से कुछ चीजें छुपा के, मतलब कि फोर्सफुली ऐसी कुछ जो है वो आपके साथ कुछ चीजें हुई है कि जिसकी वजह से आपकी शादी गलत तरीके से जो है वो आपसे परफॉर्म कराई गई है। बेसिकली वो शादी जो परफॉर्म हुई वो गलत नहीं थी, लेकिन जिन बेसिस पे आपकी शादी हुई वो गलत थे। आपसे कुछ चीजें छुपाई, आप फ्री कंसेंट आपने नहीं दी, आप फ्री कंसेंट देने के कैपेसिटी में ही नहीं हो, आप अनसाउंड माइंड हो। तो ऐसी जहां पे कंडीशंस आती हैं, ऐसे जहां पे ग्राउंड्स बनते हैं, वहां पे बेसिकली ये शादियां जो है वो वॉइडेबल मैरिजेस होती है। ये कंप्लीटली पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि उनको वो शादी रखनी है या उनको वो शादी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जो कि ये एक्ट बताता है कि किन किन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो शादी के लिए जो है वो पिटीशन लगानी पड़ती है कि शादी को जो है वो नलिफाई कर दिया जाए। वो टाइम फ्रेम भी आपको जो है वो पता होना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही आपको जो है वो अपनी डिक्री के लिए पिटीशन डालनी है, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम निकल जाता है, वो टाइम पीरियड निकल गया, फिर उसके बाद आपकी शादी वो वैलिड ही है। जब तक कोर्ट आपकी शादी को नलिफाई ग्रांट नहीं कर देता, आपको वो डिक्री नहीं आ जाती कि आपकी शादी नलिफाई हो गई, तब तक आपकी शादी वो वैलिड ही है, क्योंकि वो शादियां कभी शुरू से गलत शादियां नहीं है। वो शादियां हुई हैं, वो शादियां परफॉर्म हुई हैं, लेकिन अगर उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, कुछ चीजें छुपा के या फिर फोर्सफुली कराई गई हैं, तब आपके पास ये टाइम पीरियड है कि जब आपको पता चल गया कि आपके साथ ये गलत हुआ है, तो उसके बाद एक टाइम फ्रेम बताया गया है कि जिसके अंदर अंदर आप जाओगे कोर्ट में और अपनी शादी को नलिफाई कराने के लिए जो है वो डिक्री मांगोगे। तो चलिए अब बात करती हूँ उन ग्राउंड्स के बारे में। तो सेक्शन 12 का जो सब सेक्शन 1 है, उसका क्लॉज ए बात करता है कि जहां पे शादी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई, रीजन कि जो आपका स्पाउस है वो इम्पोर्ट मतलब नपुंसक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी शादी तो हुई, ठीक है, लेकिन शादियां चलो ठीक है, आपके रीति रिवाज पूरे हुई, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है वो पूरा कब होता है? जब आप आपस में कोहैबिट, मतलब आपके जो फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिश्ता जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद आप जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हो और हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिश्ता बनता है। तो अगर वो शादी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, वो कभी परिपूर्ण ही नहीं हुई, क्योंकि उस बेसिस पे जो है वो आप डिक्री मांग सकते हो शादी को नलिफाई करने के लिए। लेकिन आपको मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं कि अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी शक होता है कि आप जो है वो जानबूझकर या आप दोनों की मिली भगत है कि शादी को तोड़ना है, तो चलो इसी ग्राउंड के तहत जो है वो शादी को नलिफाई करा देते हैं। ऐसे नहीं, कोर्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ग्राउंड है उसको आप प्रूव भी कर पाओ, वो आप प्रूव करोगे, उसके बाद ही आपको जो है वो डिग्री ग्रांट की जाएगी, नहीं तो आपकी जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लॉज बी, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1, उसका क्लॉज बी ये बात करता है कि सेक्शन 5 की जो कंडीशंस है फॉर अ वैलिड मैरिज, उसका जो सेक्शन 5
5 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, मतलब कि वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तभी आपकी शादी जो है वो एक वैलिड शादी समझी जाएगी। अब वो जो पूरा सेक्शन है वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसको अभी जो है वो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बेसिकली जो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 है वो बात करता है कि आपको जो अपनी शादी की कंसेंट है वो एक फ्री कंसेंट आपने दी हो, ठीक है। आपको जो है वो ऐसा नहीं कि आपकी जो कंसेंट आपने दी कि हाँ आप शादी करोगे, वो जो है वो आप फ्री कंसेंट आपकी नहीं थी, बल्कि वो किसी ने वैसे ही आपसे फोर्सफुली दिलवा दी, मतलब कि आप उस कैपेसिटी में ही नहीं थे कि आप अपनी फ्री कंसेंट दे सको बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब कि आप अपने माइंड के सेंसेस में नहीं थे, आपको नहीं पता कि आप किस चीज के लिए जो है वो हाँ बोल रहे हो। और दूसरा उसमें कहा है कि आपको अगर इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं और उस टाइम पे आपने जो है वो हाँ बोली है तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप मेंटल डिसऑर्डर है आपको, तो वैसी कोई भी चीज ना हुई हो कि जिसकी वजह से आपने शादी के लिए हाँ बोला था बट एक्चुअल में आपको नहीं पता कि आपने किस चीज के लिए जो है वो हाँ बोला है, आपसे वैसे ही कंसेंट दिलवा दी गई, आप तो उस कैपेसिटी में ही नहीं थे कि आप अपनी फ्री कंसेंट दे पाओ। तो ये कहता है दूसरा ग्राउंड कि आपकी जो कंसेंट गई है शादी के लिए, नहीं पता कि आपने किस चीज के लिए हाँ बोली है, आपकी शादी वो करा दी गई। अब ये भी आपके पास एक जो है वो ग्राउंड है कि जब आपको ये पता चला कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाल सकते हो और अपनी शादी को नलीफाई करा सकते हो। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे मुझसे वो कंसेंट मांगी गई थी उस टाइम मैंने वो फ्री कंसेंट नहीं दी थी, क्योंकि मैं तो उस कैपेसिटी में ही नहीं थी, मुझे जो है वो इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं या मेरा जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, मुझे होता है कई बार कि कुछ बंदा 1 महीने के लिए ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ उसको जो है वो इंसैनिटी के अटैक्स पड़ गए, ठीक है, तो उसको नहीं था पता कि उसकी जो है वो शादी इस तरह से करा दी गई है। तो वो भी आपके पास एक ग्राउंड है कि आप जो है वो कोर्ट में जाके अपनी शादी को उसको नलीफाई करा सकते हो। अब मूव करते हैं तीसरे ग्राउंड पे। तीसरा ग्राउंड और जो क्लॉज सी है वो ये बात करता है कि जो पिटिशनर मतलब जो कोर्ट जाएगा उसके पास क्या ग्राउंड है, उसके पास मतलब कि उसकी कंसेंट या फिर उसके गार्डियन की कंसेंट। अब यहाँ पे आता है जब चाइल्ड मैरिज की बात होती है, जिनकी शादी मतलब कि लड़की है 18 साल से पहले, लड़का है तो 21 साल से पहले जिनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पे ये होता है कि उस टाइम पे जैसे गार्डियन की कंसेंट मांगी जाती है कि आपके बच्चे से शादी करानी है नहीं करानी है, ठीक है। तो ये जो कंसेंट है या तो पिटिशनर से या फिर उसके गार्डियन से जोर जबरदस्ती जो है वो कंसेंट ली गई हो, उन्होंने अपनी फ्री कंसेंट नहीं दी है, मतलब कि अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं कहा कि शादी करानी है, बट जबरदस्ती ऐसे कुछ उनके साथ चीजें करी गई कि उनको जोर जबरदस्ती वो हाँ करनी पड़ी। अब आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे हैं जो कि सही नहीं थे और उन फैक्ट्स को मानते हुए आपने हाँ कर दी है, लेकिन बाद में जब आपके सामने वो सारी सही वाली चीजें आई तो आपको लगा कि आपके साथ ये गलत हो गया है, इसके बाद कोर्ट जाके पिटीशन डाली जा सकती है और उस शादी को जो है वो रद्द करवाया जा सकता है। अब अगला जो पॉइंट है क्लॉज डी, ये बात करता है कि मान लीजिए जिस टाइम पे शादी हुई थी तो जो वाइफ है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन के बच्चे के साथ, ठीक है, मतलब कि आपको नहीं पता था कि आपकी जिससे शादी हो रही है वो लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसी और का है, और जब आपको इस चीज का पता चलता है तो आप उसके बाद आपके पास वो भी ग्राउंड बन जाता है कि आप जाइए और उस शादी को नलीफाई करने के लिए पिटीशन डाल दीजिए। अब मूव करते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। तो सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है टाइम फ्रेम के बारे में कि कितने टाइम के अंदर अंदर आप जो है वो आपको अपनी पिटीशन डालनी है, और दूसरा आपकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है भले ही आपका जो केस है उन ग्राउंड्स में फिट हो रहा हो। यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है वो ये बात करता है कि जो सबसेक्शन 1 में आपको जो ग्राउंड्स दिए गए हैं लेकिन जो कोर्ट है वो एंटरटेन नहीं करेगा उनको, अगर जैसे कि आपको फ्री कंसेंट वाली बात बोली गई है, मतलब कि बाय फोर्स आपसे जो चीजें करवाई जा रही हैं, तो कोर्ट का ये मानना है कि जिस टाइम पे आपके साथ वो फोर्स होना बंद हो गया, मतलब कि आपके साथ जो फोर्सफुली काम आपके साथ करवाया जा रहा था वो चीजें होना बंद हो गई, और जिस दिन आपको ये पता चला कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो चीजें जब आपको पता चल गई और जब आपके साथ वो फोर्सफुली जो एक्ट हो रहे थे वो होना बंद हो गए, तो उसके विद इन 1 ईयर जो है वो आपको अपनी पिटीशन डाल देनी है, ठीक है। दूसरा जो कोर्ट ये कहता है कि यहां पे ये भी जरूरी है कि जो पर्सन पिटीशन के लिए आ रहा है कि उसकी शादी को नलीफाई कर दिया जाए, वो ऐसा ना हो कि ठीक है उसको पता तो चल गया कि फ्रॉड हुआ है, उसको ये भी पता चल गया कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, जबरदस्ती उससे कंसेंट ली गई, लेकिन वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी अगर उसने रहना शुरू कर दिया है और उस चीज को जो है वो टाइम बीत गया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड है, उसमें भी उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपनी फ्री कंसेंट से कभी भी जो है वो अपने जो उसका रिस्पॉन्डेंट है, जो भी हस्बैंड है या वाइफ है, उसके साथ अपनी खुशी से कभी भी नहीं रहा है, ये चीज उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बताया
बताया गया है कि अपनी खुशी से कभी भी जो पिटिशन लेकर आया है वो कभी भी ना रहा हो, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और दूसरी बात यह कि विद इन 1 ईयर जब उसको पता चल गया कि उसके साथ गलत हुआ है, या फिर जब उसके साथ जो फोर्सफुली एक्ट करवाए जा रहे थे वो होने बंद हो गए, तो विद इन 1 ईयर जो है उसको अपनी पिटिशन डाल देनी है, जो शादी है उसको नलीफाई करने के लिए। बात जो दूसरा पॉइंट है, मतलब कि जो सब सेक्शन 2 है उसका जो क्लॉज बी है वो ये बात करता है कि जैसा कि बताया था सब सेक्शन 1 में आपको ग्राउंड दिया था कि आपकी जो वाइफ है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी किसी और बच्चे के साथ, तो यहां पे कोर्ट का ये कहना है कि आपको ये बात जो है वो शादी के टाइम नहीं पता थी, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको ये पता ही नहीं था कि आपकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ, ये बात आपसे छुपाई गई थी, आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं थी। एक तो होता है ना कि पता है, उसके बाद आपने किसी पर्सन को एक्सेप्ट किया है कि चलो हम शादी करेंगे, तो ये नहीं कि शादी कर ली उसके बाद आप रह भी रहे थे, फिर आपको लगा कि आपके पास तो ऑप्शन है, अब आप क्या करोगे कि अब आप इस शादी को तोड़ने के लिए कोर्ट चले जाओ कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, अगर आपको सच में ही नहीं पता था फिर आप पिटीशन डाल सकते हो। और इसमें भी ये कंडीशन है कि जब आपको पता चल गया कि आपकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे से, तो उसके विद इन 1 ईयर जो है वो आपको पिटीशन फाइल कर देनी है। ऐसा नहीं कि आप वेट करते रहो, उसकी चीजें खराब हुई फिर आप सोचो कि अब मैं चला जाता हूँ, ये तो मेरा बच्चा वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो विद इन 1 ईयर जब से आपको पता चला उसी के ही विद इन 1 ईयर आपको जो है वो पिटीशन फाइल कर देनी है। और तीसरी कंडीशन इसमें यह भी है कि आपकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जिस दिन आपको ये फैक्ट पता चला उस दिन के बाद से आपने मैरिटल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ ना किया हो, मतलब कि आपने उसके बाद रिलेशन बनाने की कोशिश की ही नहीं। आपको जब पता चला उसके बाद से ही आप क्लियर थे कि आपको अब नहीं रहना है अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो आप अपनी पिटीशन मूव कर दोगे। ये नहीं कि चलो थोड़े दिन रह लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो पिटीशन डाल देंगे। तो इन चीजों का कुछ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, आप टाइम फ्रेम का ध्यान नहीं रखते हो, तो उसके बाद जो है वो आपका पिटीशन डालने का जो है वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है। फिर इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज वाली बात थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चाइल्ड मैरिज भी एक वॉइडेबल मैरिज है, जो कि इस सेक्शन में तो नहीं एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसके बारे में बात करता है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो भी एक वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी, जिसमें पार्टीज के पास ऑप्शन है कि उनको अपनी शादी रखनी है या अपनी शादी जो है वो नलीफाई करनी है। वहां पे पनिशमेंट भी है, किसी ने जोर जबरदस्ती कराई है आपकी, या आप लोगों ने जोर जबरदस्ती एक दूसरे को, जैसे लड़के ने जबरदस्ती लड़की से करी है, तो वहां पे पनिशमेंट भी बताई गई है, और वो 2 साल की पनिशमेंट है जिसमें 1 लाख तक का फाइन भी है। तो वो सारी चीजें भी है। पनिशमेंट तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट में भी मिल जाएगी चाइल्ड मैरिज के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज में जो चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से नहीं बताया है, लेकिन जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो इस चीज को अच्छे से इलैबोरेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि जो एक लाइव एग्जाम्पल चल रहा है आजकल बिग बॉस में, अरमान मलिक, उसकी 2 वाइफ, इनफैक्ट 3 वाइफ आई गेस, वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब ऐसे बताऊंगी कि कौन सी वाइफ के साथ उसकी वैलिड शादी है, कौन सी वाइफ के साथ उसकी वॉइड मैरिज है, कौन सी वाइफ के साथ उसकी वॉइडेबल मैरिज है। आपको उस लाइफ एग्जांपल के साथ ना पूरा जो सिनेरियो है इन शादियों का ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।